साथियों नमस्कार, सीताराम, सत श्री अकाल। मैं एमपी कौशिक। पानीपत की 3 लड़ाई विश्व प्रसिद्ध हैं। इतिहास ने 3 लड़ाइयों को इतिहास में दर्ज करने का काम किया, जिसे कोई भी व्यक्ति चाहकर भी नहीं भुला सकता और चाहकर ये भी नहीं भुला सकता जो इतिहास ने दर्ज किया है कि करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश में एक कमाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां एक बड़े दिग्गज की राजनीतिक पीएचडी को ध्वस्त करने का काम किया। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने एक बड़े राजनेता को हरियाणा से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया और वो कभी भी उसके बाद हरियाणा से चुनाव लड़ने की सोच नहीं पाए। और करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसने लोगों को प्यार देने का काम भी किया और अगर किसी ने अकड़ दिखाने की कोशिश की तो उसकी अकड़ को चकनाचूर करने का काम भी कर दिया। अब इस पर जरा नजर डालते हैं। नजर इसलिए डालते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि करनाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी अन्य सभी लोकसभा क्षेत्र से अलग दिखाई देती है और ऐसा करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी ने क्या किया कि उसको विशेष तौर पर याद किया जाए और उस पर सबकी नजर चली जाए। 1998 में चौधरी भजनलाल जी यहां से चुनाव लड़ने का काम करते हैं बतौर सांसद के रूप में। लोगों ने उनको प्यार दिया और लोकसभा में भेजने का काम किया, लेकिन चौधरी भजनलाल जी ने एक भी गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद करने का कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो ये मानते थे और वही क्या मानते थे, पूरी दुनिया ये मानती थी, पूरा प्रदेश ये मानता था कि भजनलाल जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो हार नहीं सकते। और वो 1998 तक, चाहे वो उनके गांव का पंचायत का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव हो, ब्लॉक समिति का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, कोई चुनाव चौधरी भजनलाल जी हारे नहीं थे। यही ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो किसी का धन्यवाद करने के लिए नहीं गए। 1999 में फिर चुनाव होते हैं और चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस की टिकट पर करनाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं। अब बारी लोगों की थी। लोगों ने हालांकि करनाल इलाके में, करनाल का जो इलाका है वहां से उनको लीड देने का काम किया, लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई पानीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसके सराउंडिंग गांव की, वहां पर वो मात खा गए और उनकी पीएचडी ध्वस्त हो गई। 1999 में जिन भजनलाल को ये कहा जाता था कि वो अजेय हैं, वो राजनीतिक पीएचडी के ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें कोई नहीं हरा सकता, उनको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल के लोगों ने उनकी पीएचडी को तोड़ने का काम किया। सुषमा स्वराज जी इस देश की बड़ी नेता रही हैं। सुषमा स्वराज जी के नाम ही दर्ज है कि वो सबसे कम उम्र में हरियाणा की शिक्षा मंत्री हुई। उन्हीं के नाम दर्ज है कि वो सबसे कम उम्र में, लगभग 26 साल की उम्र में वो एक पार्टी की अध्यक्ष बन गई थी। बहुत मृदुभाषी नेता थी, बहुत प्रखर वक्ता थी और बतौर नेता उनको न केवल हरियाणा के लोग, न केवल करनाल के लोग, पूरा देश उनको पसंद करता था। उनकी वाक पटुता चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो, हर कोई उनका कायल था। लेकिन पार्लियामेंट्री करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन लोगों ने सुषमा स्वराज जी को 1980 में, 1984 में और 1989 में धूल चटाने का काम किया और इसी धूल से परेशान होकर, इसी असफलता से परेशान होकर सुषमा स्वराज ने प्रण लिया था कि वो कभी भी अब हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगी। उसके बाद वो नई दिल्ली सीट से सांसद चुनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हुई। करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए कमाल की है कि ये यहाँ रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम भी करती है
और यहाँ ध्वस्त करने का काम भी करती हैं। चौधरी भजनलाल जी एक बड़े नेता थे हरियाणा के और पूरे देश के भी। वो एक मृदुभाषी नेता थे, वो किसी को नाराज ही नहीं करते थे। हम उनसे बहुत बार मिले हैं और वो एक कमाल के नेता थे। उनको हर कोई व्यक्ति पसंद करता था। वो किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठे हुए नेता थे। अगर आप उनसे कभी मिलने गए हों या आपने किसी भी व्यक्ति के मुख से सुना हो तो चौधरी भजनलाल जी वो शख्सियत थे। कोई भी उनके पास मिलने के लिए चला गया, वो उनको चाय पानी जरूर पूछते थे, किस काम से आए हैं ये पूछते थे, और उसका काम किए बगैर वो जाते नहीं थे। ये मैंने एक बार नहीं अनेकों बार उनके मुख से सुना भी है और काम करते हुए देखा भी है। और क्योंकि मैं पर्सनली उनसे बहुत बार मिला हूं, वो कमाल के नेता थे। चौधरी भजनलाल जी के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी चुनाव मैदान में हैं, मनोहर लाल खट्टर, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। ना वो मृदुभाषी हैं, ना वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो सत्ता के अहंकार में इतने चूर हैं कि वो बदतमीजी की सभी हदें पार कर जाते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में फरसा लेकर के एक ब्राह्मण की गर्दन काटने का काम सरेआम किया था। हालांकि वो गर्दन काट नहीं पाए थे, लेकिन सरेआम ये कहा था कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। लेकिन भजनलाल जी हमेशा मृदुभाषी थे। उनकी पीएचडी जब करनाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ने ध्वस्त करने का काम किया तो मनोहर लाल खट्टर तो किस खेत की मूली हैं। किसान आंदोलन के दौरान कैमला गांव में जब इनका एक संबोधन प्रोग्राम था, ये मुख्यमंत्री थे, इनको वहां उतर करके अपने चौपर से उतरकर वहां जनसभा को संबोधित करना था। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद वहां इकट्ठा थे। तब किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया था, जब तो ये मुख्यमंत्री थे। आज गांव-गांव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इतना विरोध हो रहा है कि आज तक पूरे हरियाणा में ऐसा विरोध किसी भी नेता का नहीं हुआ है कि कोई कैंडिडेट चुनाव मैदानों में हो, उसका इतना ज़्यादा विरोध हो, उसको काले झंडे दिखाने का काम किया जाता हो। तो आप सहज अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके लिए पार्लियामेंट्री करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को विजय करना, वहाँ जीत दर्ज करना लाखों चने चबाने के बराबर है। इस टाइम लाइव तस्वीरें करनाल लोकसभा के गांव बेलोना और किसान विरोध करने लगे भाई, किसान विरोध करने लगे भाई, किसान ना विरोध करना है भाई। मनोहर लाल खट्टर है करनाल लोकसभा का प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और आप देख सकते हैं किसान विरोध करने लगे, किसानों ने काले झंडे और किसान झंडा लेकर पहुंचे भाई, विरोध कर दिया। तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। किसानों ने विरोध कर दिया भाई, किसानों ने विरोध कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोड शो निकालने लग रहे थे और गांव बिलोना की तस्वीरें मैं आपने दिखाने लग रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें शेयर कर दो। ये देखो भाई काले झंडे, काले झंडे, ये देखो गाड़ियां घेर ली है, गाड़ियां घेर ली है, ये देखो गाड़ियां घेर ली है। और ये देखो भाई लाइव तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। इस टाइम बिलोना तो मैं लाइव तस्वीरें आपने दिखाने लग रहा हूँ। तस्वीरें ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा का प्रत्याशी है। ये देखो ये बोर्ड पाड़ दिए, ये बोर्ड पाड़ दिए भाई, ये बोर्ड पाड़ दिए, ये पाड़ दिए भाई। ये देखो प्रचार रथ के बोर्ड पाड़ दिए। ये देखो भाई किसानों का विरोध भाई, किसानों का विरोध, गाड़ियां नजर आने लग रही है भाई। ये देखो किसान विरोध करते नजर आने लग रहे हैं। और ये देखो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। इस टाइम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो निकल जाता और किसानों ने विरोध किया, काले झंडे। और क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल एक अद्भुत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसने यहाँ अरविंद शर्मा को जो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे उनको जिताने का काम किया।
और ID स्वामी को हराने का काम किया, जो कि उस टाइम सांसद हुआ करते थे और देश के इंडिपेंडेंट चार्ज था, जो राज्य मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री, उनको हराने का काम किया। यही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब कितने उदाहरण करनाल के दिए जाएं कि ये लोग अगर प्यार करते हैं तो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब दुत्कारने को आते हैं तो फिर दिल से निकाल देते हैं। इसलिए मनोहर लाल खट्टर के लिए करनाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतना आसान काम नहीं है। और ऐसे कितने उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं जब पहली बार ही उतरे हुए किसी नए नेता ने, किसी नवयुवक ने बड़े बड़े दिग्गज को हराने का काम किया। आपको याद होगा कि चौधरी देवीलाल जी को हराने का काम धर्मपाल मलिक ने कर दिया था, जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। ऐसे ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेकों हैं। इस बार भी शायद ऐसा प्रतीत होता है कि मनोहर लाल खट्टर के बहुत भारी हार होगी, करारी हार होगी, और एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराने का काम करेगा कि जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर के लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया हो, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ने का काम किया हो, ये सोचकर कि वो हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, किसानों का अपमान करने का काम किया हो, उनको किसी भी तरीके से राहत देने का काम नहीं किया हो, बल्कि उनको आतंकवादी, माओवादी, न जाने किन किन नामों से संबोधन करने का काम उनकी पार्टी के लोगों ने, उनके भक्तों ने किया हो, तो आज वक्त लोगों का है। लोकतंत्र में एक महीने के लिए जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में आती है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उस टाइम लोगों के हाथ में पावर होती है। जिसे चाहे उसे चुन करके भेज दें और जिसे चाहे बड़े बड़े तुर्रम खा राजनेता को ऊपर से पटक करके जमीन पर लाकर उसे धूल चटाने का काम करें। पार्लियामेंट्री करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी निश्चित तौर पर बोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये किसी का रखती नहीं है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम देती है, उसे वैसा ही प्यार देती है, और अगर कोई नफरत करता है वैसी ही नफरत देती है। और इस बार ऐसा ही होगा कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर निश्चित तौर पर हार के कगार पर खड़े हैं, और अगर ये इस बार हार गए तो इनका राजनीतिक करियर भी समाप्त है और इनका अहंकार तो खत्म होगा ही। वैसे अहंकार की लड़ाई तो भगवान किसी भी अहंकारी को बख्शता नहीं है। अहंकारी रावण तक को जब ध्वस्त कर दिया गया तो ये करनाल की जनता ऐसे अहंकारी को अपने वोटों से ध्वस्त करने का काम करेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। नवनिर्माण पार्टी सभी किसान भाइयों को, सभी बेरोजगार भाइयों को और सभी जो एम्प्लॉय भाई हैं जिनकी पेंशन खत्म करने का काम बीजेपी ने किया था, जिस मसौदे को तैयार करने का काम किया था, वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसलिए आपके ऊपर जो बुलडोजर चलाने का काम किया, किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार करने का काम बीजेपी ने किया, जिस प्रकार बेरोजगारों के रोजगार को खत्म करने का काम किया, उनको मजदूर में तब्दील करने का काम बीजेपी ने किया, ये सभी मुद्दे आज मुंह बाए खड़े हैं, लोगों के सामने हैं, लोग समझते हैं। और महंगाई का मुद्दा तो हर व्यक्ति के लिए एक जान की फांस बन गया है। इसलिए ये एक मुद्दे नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक अहंकारी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उनके अहंकार को तोड़ना ये समय की मांग भी है और शायद परमात्मा का आशीर्वाद भी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप किसी को भी अपना कीमती वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। चाहे आप किसी इंडिपेंडेंट को वोट दें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो करनाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी वकालत कर सके, इस इलाके के विकास के लिए पूरी शिद्दत और जोश खरोश के साथ पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लोगों की वकालत कर सके,
यहाँ के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जितना भी जोश और ताकत है उसे लगा सके, ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजने की आवश्यकता है। जो पहले से ही अहंकार में चूर हो उसे तो घर भेजना ही ज़्यादा समझदारी होगी। पार्लियामेंट्री करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी जांबाज लोगों के लिए, सब वोटरों के लिए हम दिल से प्रणाम करते हैं, उनको जय हिंद भेजते हैं कि आप अपना वोट ज़रूर कीजिए और अपने इलाके के लिए, अपने विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, महंगाई पर वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिए ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।